ना आपको अब आ गई। एक मिनट रुकना, क्यों? ये मेरे से कनेक्ट है, मैंने ब्लूटूथ ऑफ कर रखे। हाँ, एयरपोर्ट 1 2 3। हाँ, सो हो रही है ना मैम स्क्रीन आपको? चलो, so now in our class we deal with the human right and commission. Till now we cover the all and every aspect of the human right and environmental law. First of all I just want to be clear one thing more. इन्वायरमेंट लॉ और ह्यूमन राइट हमने एक साथ पढ़ा और ये यूजीसी की एक यूनिट का सिमिलर पार्ट ही है, एनवायरमेंट लॉ प्लस ह्यूमन राइट, बिकॉज बोथ थिंग्स आर सिमिलर। इफ वी से दैट द एनवायरमेंट लॉ का एक्चुअल डेवलपमेंट ही ह्यूमन राइट से हुआ है। तो अब ये सारी चीजें जब एक साथ चली और इनका इवोल्यूशन, इनकी डेफिनेशंस, क्राइटेरियाज हमने सारे एक साथ पढ़े और सारे राइट का हमने इवॉल्व भी करा, तो अब हमने लास्ट स्टेज में अब हम ये देखेंगे कि सारे राइट बन गए, अब इनकी सिक्योरिटी, इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस कैसे हो, इनकी लोग उसको समझे कैसे। सबसे पहले इंडिया में ह्यूमन राइट को राइट समझ ले, वो ज्यादा बड़ी बात है। यहाँ पे नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन, all humans are not similar. Even God make us similar, but they are not every human not treated everyone similar. सब हर व्यक्ति को अलग समझते हैं। फिजिकल कॉम्पिटेंसी उनकी सिमिलर है, मेंटल कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी सिमिलर है, लेकिन स्टिल वी आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, स्टेट, बर्थ, सो मैनी थिंग, इकोनॉमी, इन सब चीजों के बेसिस पे हम अलग अलग हैं। और ना केवल ये, एक ह्यूमन राइट की लाइफ की वैल्यू भी अलग अलग है अलग अलग लोगों के साथ। सो दैट थिंग मेक अ मेजर regret in the concept of the human right and we required some of the commissions for to, हाँ, इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए हमें जरूरत है ह्यूमन राइट के कमीशंस के लिए, जो इन्हें प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें और सिक्योर करें। तो इस पैराडाइम से हम कुछ कमीशंस पढ़ेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, वुमेन कमीशन, SC ST कमीशन। तो इनमें आपको बस क्या ध्यान रखना है, देखो पावर एंड फंक्शन आर सिमिलर विद एवरीवन। कोई भी कमीशन हो भाई, वही गिनी चुनी पावर होंगी, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कंप्लेंट ले सकता है, रेस्टिट्यूट्स कर सकता है, क्या कहते हैं, विजिट कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। इसके अलावा फंक्शन से अवेयर करेगा, लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोशंस के प्रोग्राम चलाएगा, स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, नए फील्ड्स बनाएगा, एडवाइजरी देगा, लॉज क्रिएट करने में हेल्प करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। दैट थिंग आर विद द फंक्शंस। तो पावर एंड फंक्शन सबके सिमिलर होंगे एज पर देयर सब्जेक्ट मैटर। ह्यूमन राइट है तो ह्यूमन राइट के लिए करेंगे, वुमेन राइट है तो वुमेन के लिए, SC ST के लिए तो SC ST के लिए करेंगे, कोई माइनॉरिटी और अदर माइनॉरिटी कास्ट के लिए तो उसके लिए करेंगे। तो पावर एंड फंक्शन आर सिमिलर। वी हैव टू बी मेजरली कंसंट्रेट विद रिगार्डिंग द ईयर, इन्फोर्समेंट ईयर उनका क्या है, एक्ट किस एक्ट के तहत या किस आर्टिकल, किस लॉ के तहत उनकी फॉर्मेशन हुई है, एंड लास्ट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें मेंबर्स कौन कौन है और उन मेंबर्स का इलेक्शन कैसे कैसे होगा। ये तीन सबकी डिफरेंट होंगी जिसको हमें प्राइमरली रीड आउट करना है। तो नाउ वी कम फर्स्ट विद द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इज द फर्स्ट एंड द बेसिक कमीशन विच आर मेड फॉर द नेशनल which are made for the human right and it established in the 1993 by virtue of the protection of human right act। तो ईयर आपका 1993 हुआ और लॉ जो हुआ आपका ह्यूमन राइट एक्ट हुआ, ठीक है। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो मल्टी मेंबर बॉडी है। सबसे पहले एक होगा चेयरमैन और चेयरमैन कौन होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद होंगे मेंबर, तो ध्यान से समझे, पहले चेयरमैन, सेकंड इज मेंबर, मेंबर हुएवर बी द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो CJI साहब होंगे वो चेयरमैन बन सकते हैं और जो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे वो सिर्फ मेंबर्स बन सकते हैं। एंड 2 पर्सन, 2 लोग और होंगे। तीसरी बात क्या है, 2 पर्सन हैविंग द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स। तो 2 लोग अलग से हमने रखे जिनके पास स्पेशली ह्यूमन राइट्स का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो देयर द 3 थिंग्स आर कवर्ड, चेयरमैन हु इज द CJI, other members as per the requirement who is the retired Supreme Court judges, and 2 person who have the special knowledge regarding the human right. Get it? That is the composition.
इन एडिशन ऑफ दिस, अब ये क्या कहता है, ये लाइन थोड़ी सी समझने की, आगे ये और क्लियर होगी। इन एडिशन ऑफ दीज फुल टाइम मेंबर्स, ये जो फुल टाइम मेंबर्स हमने पीछे पढ़े, इसके अलावा 4 एक्स एफिशियो मेंबर होंगे। वर्ड एक्स एफिशियो का मतलब है कि अपने आप दूसरे ऑफिस में मेंबर बनना, कि कोई व्यक्ति चुना मैंने कुछ और बन वो कुछ और भी गया। जैसे कि हमारे यहाँ जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट सिमिलर होते हैं, अगर मैं किसी को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा, क्योंकि सेम बंदा है। इसी तरह इसमें एक्स एफिशियोस मेंबर हैं, वो मेंबर कौन कौन है, 4 मेंबर हैं जो चेयरमैन होंगे नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटी के, नेशनल कमीशन ऑफ द एससी के, नेशनल कमीशन ऑफ द एसटी के और नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन के। तो एनसीएम माइनॉरिटी, एनसी एसटी एसटी कमीशन के, एनसीएससी शेड्यूल कास्ट के और एनसीडब्ल्यू वुमेन के, इन सब के जो चेयरमैन होंगे 1 2 3 4, जो भी इनका चेयरमैन अपॉइंट होगा वो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट का भी मेंबर होगा, एनएचआर का, सिंपली। तो एक आपके पास चेयरमैन हुआ जो कि सीजीआई साहब हैं, दूसरे आपके पास अदर मेंबर्स हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, तीसरे आपके पास 2 अदर मेंबर हुए जो स्पेशलाइज और एक्सपर्टाइज है जिनकी ह्यूमन राइट्स में प्रैक्टिकल नॉलेज में। उसके अलावा 4 मेंबर और हुए जो कि एनसीएम, एनसीएसटी, एनसीएससी और एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन हैं। तो दैट इज द कंपोजिशन विद द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। गेट इट? अब ये तो हुआ कि ये लोग चुने जाएंगे। अब इन्हें चुनने वाला कौन होगा? हु विल बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, रिक्रूटिंग अथॉरिटी? तो प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु विल बी अपॉइंटेड देम बाय वर्च्यू ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट साहब इन्हें अपॉइंट करेंगे। अब जो क्योंकि प्रेसिडेंट साहब हमारे यहाँ एक स्टेम मोनार्क है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, तो वो अपने आप से नहीं चुनेंगे, एक कमेटी है वो उन्हें सजेस्ट करेगी और उन्हें वो क्या कहते हैं अपॉइंट करेंगे। तो 6 मेंबर कमेटी है। पहले इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, दूसरा इसमें स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, थर्ड इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। माइंड विद दैट कि डिप्टी चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं है। सो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द बोथ हाउसेस, राज्यसभा का भी लीडर और लोकसभा का भी लीडर, तो 4th और 5th दोनों इसमें हो गए। एंड द 6th पर्सन इज द सेंट्रल होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय से एक व्यक्ति होगा। प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और लोकसभा राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर और आपके सेंट्रल होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय से। Get it? That is the committee which recommend the name to the president and president elect and appoint these persons who is the member of the National Human Rights Commission. Done? Next thing we have to be clear with that the chairman and the member hold the office for the 5 year until or the word use हुआ और मतलब या, ठीक है। तो और मतलब या तो उसका जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा या फिर until they attain the age of 70 ईयर, या फिर वो 70 साल से पहले के रिटायर हो जाएंगे। विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आए। इसका मतलब सपोज अगर कोई व्यक्ति 64 में अपॉइंट हुआ, 64 ईयर्स के थे जब वो अपॉइंट हुए, तो 5 साल बाद वो 69 के हो गए, ठीक है, और 6 साल बाद वो होंगे 70 साल के। तो पहले कौन सा आया, 5 साल वाला टर्म आया, तो वो 69 के रिटायर हो जाएंगे। अगर सपोज कोई व्यक्ति 66 ईयर का है तो वो तो 4 साल बाद ही 70 ईयर का हो जाएगा, और 5 साल बाद वो होंगे कितने ईयर के, 71 ईयर के। तो पहले कौन सा आया, 70 वाला क्लॉज आ गया, तो इस ईयर में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी, या तो वो 70 साल के हो जाएंगे तभी रिटायर हो जाएंगे, अगर उससे पहले 5 साल का टाइम पीरियड हो जाता है तो रिटायर। जो भी चीज पहले आएगी, पहले 70 हुए तो पहले रिटायर, पहले 5 साल कंप्लीट हुए तो रिटायर। विच एवर इज अर्लियर ही विल गेट द रिटायर फ्रॉम हिज ऑफिस। गेट इट? ये था हमारा एनएचआरसी की कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद अब मैं जो फंक्शंस और पावर्स करा रहा हूं, वी शुड बी कॉमन विद द एवरी कमीशन। जो हम आगे वुमेन्स कमीशन, एससी एसटी कमीशन एंड द माइनॉरिटी कमीशन पढ़ेंगे, उसकी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे। फंक्शंस एंड पावर्स सिमिलर हैं, बट बी श्योर विद देयर ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट मैटर है उसके रिगार्डिंग ही होगा। जैसे कि पहला फंक्शंस पावर में इंक्वायरिंग पिटीशन, किसी भी पिटीशन पे इंक्वायरी कर सकते हैं। अब ह्यूमन राइट का है तो ह्यूमन राइट की पिटीशन पे करेंगे, एससी वाला होगा तो एससी पे, एसटी होगा तो एसटी पे, माइनॉरिटी होगा तो माइनॉरिटी पे, वुमन होगा तो वुमन पे। तो इंक्वायरी कर सकते हैं। दे हैव द पावर टू इंस्पेक्शन
अंडर कंडीशन, दो चीजें हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और जो प्रिजनर्स की लाइफ है उस पर रिकमेंडेशन और उनकी कंडीशंस पे भी व्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट। कोई भी उन्हें लॉ रिगार्डिंग कोई एडवाइजरी देनी है या फिर कोई बातें कहनी है तो वो दे कैन बी डू दैट। फैक्टर्स को एग्जामिन कर सकते हैं जो कि ह्यूमन राइट के इंजॉयमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं, या फिर को अगर वुमेन के लिए तो वुमेन राइट्स के इंजॉयमेंट के लिए, एससी है तो एससी राइट्स के लिए, दिस सिंपल इज लाइक दैट। दे डूइंग द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट, इनकरेजिंग एंड इंडिवर द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये समझना है थोड़ा सा कि वो सब ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनजीओ हैं, देखो गवर्नमेंट का तो वो वर्क कर ही रहे हैं और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रेक्टिफाई भी करते रहते हैं, लेकिन एनजीओ को भी वो इनकरेज करेंगे और उनके ऊपर एंडेवर करेंगे कि वो और ज्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करें। एनजीओ को जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी सपोर्ट करेंगे। तो दे डूइंग द वर्क ऑफ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रिव्यू, एग्जामिन फैक्टर्स, डूइंग रिसर्च, डूइंग द प्रोटेक्शन प्रमोशंस ऑफ द ह्यूमन राइट एंड द इनकरेजिंग द एनजीओ। एंड प्रोटेक्शन प्रमोशन दे कैन डू द पब्लिकेशन, मीडिया, सेमिनार, जो भी वो चीज उन्हें करना चाहे वो चीज कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन प्रमोशंस। गेट इट? नाउ वी कम ओवर द सेकेंड कमीशन, दैट इज द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जो अभी हमने कमीशन पढ़ी वो नेशनल लेवल पे थी, अब स्टेट लेवल पे सेम लॉ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत ये कमीशन आई। इसकी कंपोजिशन थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चेयरपर्सन होगा वो अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का है, पहले हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़े थे, अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के हैं। टू अदर मेंबर जो होंगे वो रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट होंगे, और देखो या तो वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो या फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज हो जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, हाई कोर्ट का भी रिटायर्ड जज हो सकता है या फिर 7 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ दो लोग होंगे, चेयरपर्सन एंड द टू अदर मेंबर्स ऑफ द आइदर बी हाई कोर्ट रिटायर्ड जज और 7 ईयर एक्सपीरियंस जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर की गवर्नर उन्हें अपॉइंट करेंगे। इनकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी हुई गवर्नर, उनकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी हुई थी एनएचआरसी के प्रेसिडेंट, विच कंसिस्ट ऑफ द एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इन्हें रिक्रूट होंगे, जो कि कमेटी कंसिस्ट किस किस होगी? पहले चीफ मिनिस्टर साहब, दूसरे स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरे स्टेट होम मिनिस्टर, स्टेट का जो गृह मंत्रालय होगा उनके, और सेकंड फोर्थ इज लास्ट इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ दैट असेंबली। The ends are assembly are the other member of the committee. Simply like that, the chief minister, speaker, state home minister, and opposition leader. There is the 4 persons committee who give the name of the appointments of the member of a state human right commission, and governor appoint these members. Get it? Now one thing is also occurred with the National Human Right Act, जो Human Right Protection Act 1996 अभी हम जो देखते आ रहे थे, उसमें ना 2006 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुई, उसको थोड़ा सा हम पढ़ते थे क्योंकि कई बार ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो नीचे वाली लाइनें दी गई इनमें से कौन सी अमेंडमेंट का पार्ट थी और कौन सी नहीं थी। प्राइमरी रोल कभी भी किसी कोई एक्ट में कोई अमेंडमेंट होता है तो उसका एक ही रोल होता है, उस लॉ को अच्छे से इन्फोर्स कराना और उसमें कोई जो लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी, उसे खत्म करना। ठीक है, इससे ज्यादा क्या किसी का ऑब्जेक्ट होगा? उसकी कमी को खत्म करेगा और उस लॉ को अच्छे से इन्फोर्स करेगा। एएच अहमदी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन हुआ था, जस्टिस एएच अहमदी, और उन्होंने फिर एक ये रिपोर्ट बनाई थी जिसके बाद अमेंडमेंट हुई। तो अमेंडमेंट में एक बात तो सबसे पहले ये लिखी गई कि भाई हर बार सीजीआई को ही चेयरपर्सन ना बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी एलिजिबल ग्राउंड दिया जाए कि वो भी चेयरपर्सन बन सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सीजीआई कहां से लाएंगे। और अगर सपोज कोई आपकी पोस्ट वैकेंट है और जो सीजीआई रिटायर होकर आ रहे हैं वो नहीं करना चाहते काम क्योंकि वो ऑलरेडी काफी एजेड है, तो फिर हम किसे वहां पे अपॉइंट करें? तो उस केसेस में उन्होंने कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज जिसपे 3 साल का एक्सपीरियंस, जिसने 3 साल सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस यूज करा है, देन ही कैन बी बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। Second, they give the power to transfer the complaint from NHRC to the SHRC. अगर कोई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे कोई कंप्लेंट आती है और कमीशन को लगता है कि यार ये स्टेट का ज्यादा मैटर है और स्टेट इसे अच्छे से इन्फोर्स कराएगा, देन ही कैन बी ट्रांसफर दैट मैटर टू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। थर्ड इज अबाउट द एनएचआरसी कैन विजिट द जेल एंड डिटेंशन सेंटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेजोरिटी में जो ह्यूमन राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है वो जेल्स में होता है। जेल मैनुअल फॉलो नहीं होते, जेल्स और प्रिजनर्स को उनके कंप्लीट राइट नहीं दी जाती है, इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट क्रिएट होती है। क्योंकि एक तो जो बंदा गिल्टी होल्ड हो जाता है ना, उससे लोग ह्यूमन मानना ही बंद कर देते हैं।
नो मैटर कि उसने कोई भी ऑफेंस कराया, बट ही स्टिल इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही स्टिल इज अ ह्यूमन बीइंग, एंड बाय वर्च्यू टू प्रोवाइड द पनिशमेंट टू देम वी गिव हिम द चांस टू रिहैब देमसेल्फ। वो फिर से अपने आप को कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा, देन कम टू द सोसाइटी अगेन। और सजा देने के लिए सरकारें हैं, आप उसे अलग से सजा क्यों दे रहे हो? ठीक, तो उसलिए हमने जेल विजिट्स का भी प्रोविजन रखा कि एनएचआरसी जब चाहे बिना जेलर को इन्फॉर्म करे कैन विजिट द एनी जेल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इट ऑब्लाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई फ्यूचर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट, कि कोई भी अगर इंटरनेशनल लॉ बनता है, जैसे कि कोई भी ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग कोई नया इंटरनेशनल लॉ बना, नई बातें आई, नई कोई थ्योरी आई, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को वो अच्छी लगी, तो वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि कृपया उसे फॉलो करें और आगे उसे इन्फोर्स करें। And the last is the NHRC chairperson delegate the certain power functions or he commission the secretary general of the NHRC। जो चेयरपर्सन है वो चाहे तो अपनी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस को सेक्रेटरी को डेलीगेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी एजेड हैं और मे बी वो ही आर नॉट एबल टू fulfill their works and duty, then he can be delegate his duty, transfer his duty to the secretary general. So these are the amendments which come with the 2006 regarding first the NHRC can be chairperson of the any person who have the 3-year experience of the Supreme Court judge. They can transfer the complaint from NHRC to the SHRC. They can visit the jail. They can be enforce the international covenants and the international treaties. And they in last case said that the NHRC chairman can transfer and delegate their power and functions to the secretary of the NHRC. ठीक है? Now these are the some of the list which continuously ask in the UGC NET exam. ये कुछ sections ट्रीटी वाला ये वाला था मैम, ये वाला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्लाइज करेगा, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट आती है, कोई नई बातें आती हैं, तो वो प्लीज उसे फॉलो करें और उसे इन्फोर्स कराएं, नोटिफाई करता रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता रहेगा कि अब ये नई थ्योरी आई है, ये नए लॉज आए ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग, कोई नई प्रोटेक्शन की स्कीम आई है इंटरनेशनली। तो अब जैसे कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है ह्यूमन राइट के लिए, तो एनएचआरसी के मेंबर्स ही जाएंगे उसमें, तो उसको इन्फोर्स कराने वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा। हाँ, नाउ वी कम विद दीज सेक्शंस। ये लिस्ट ऑफ सेक्शंस है, यू हैव टू बी मेमोराइज दीज सेक्शंस लिस्ट। डायरेक्टली सेक्शंस पूछे जाते हैं या फिर कई बार मैच द फॉलोइंग्स आते हैं कि भाई किस सेक्शंस में क्या लिखा है regarding the National Human Rights Commission. So please memorize it. I just read once. The section 3 is about the constitution, 4 is about the appointment, 8 is about the term of office, 10 is about the procedure of the regulation of the commissions, 12 is about the functions. 12 काफी पूछा जाता है, 14 भी इन्वेस्टिगेशन है और 17 कंप्लेन है। So 20 is about the annual special reports, 21 constitution of the SHRC। तो SHRC स्टार्ट होता है आपके 21 से, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड 29 इज अबाउट द एप्लीकेशन सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग टू एनएचआरसी टू स्टेट कमीशन। तो उनके बीच के रिलेशन को एनएचआरसी स्टेट के को सेक्शन 29 रिप्रेजेंट करता है। That is the thing which are completely held with the Human Right Protection Act. And the last thing is about the Human Right Code which are also made by the 1993 by virtue of section 30। section 30 की मदद से अलग से कोड बनाई गई ताकि जो ह्यूमन राइट की रिगार्डिंग जो वायलेशंस हो रहे हैं उस पर जल्दी आपको डिसीजंस मिल सके, जल्दी आपको रेमेडी मिल सके। गेट इट? तो आपको एनएचआरसी पूरा एक बार रीड आउट करना है और उसे अच्छे से समझना है। बाकी के कमीशन सब हम पढ़ते हैं। एनसीएम आ गया सबसे पहले, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी। 1978 में एक रेजोल्यूशन आया जिसके तहत ये बनाया गया। कंसिस्ट है एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। तो 3 लोग हुए इसमें, चेयरपर्सन, वाइस पर्सन और वाइस चेयरपर्सन और थर्ड अदर मेंबर्स। These members should have been the person of eminence, ability and integrity. They have to be drawn from the minority communities would office for the term of 3 years। तो 3 साल का इनका ऑफिस हुआ और ये अच्छी एबिलिटी और इंटीग्रिटी वाले जो लोग हैं जो माइनॉरिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। द चेयरपर्सन कमीशन, देखो ये वही लाइन फिर से रिपीट हो रही है कि जो चेयरपर्सन होगा इस कमीशन का आल्सो बी द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो हमने रिसेंटली अभी पढ़ी थी कि ह्यूमन राइट कमीशन के एक्स ऑफिशियल मेंबर में एनसीएम का चेयरपर्सन भी है। गेट इट? सो एनसीएम में 3 लोग हुए, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर। सारे इस एनसीएम और माइनॉरिटी के प्रैक्टिकल फील्ड से अवेयर हैं, नॉलेज और उसमें वर्किंग भी कर चुके हैं और 3 साल का इनका ऑफिस है।
Power and functions are similar with the NHRCs. Then we come to the National Commission for the Women, that come from the Women Act 1990. तो ये तो हुआ लॉ, इन्फोर्स हुई है, जो कमीशन था जनवरी 1992 में इन्फोर्स हुई, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, वुमेन एक्ट के थ्रू हमने ये बॉडी क्रिएट करी है। सेम एनएचआरसी भी जो अभी हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा, वो भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। तो एक तो इसमें चेयरपर्सन होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, उसके अलावा 5 अदर मेंबर्स होंगे, उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। उनकी एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग हैव द एक्सपीरियंस इन लॉ एंड लेजिस्लेशन, ट्रेड, यूनियनिज्म, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पोटेंशियल ऑफ द वुमेन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। इन सारे फील्ड्स में से किसी में भी उनकी एक्सपर्टाइज होगी, उन 5 लोगों को अपॉइंट करा जाएगा। 1 member shall be from the amongst person belong to the scheduled caste। ये 5 मेंबर्स में से ही कहा गया है कि इसी में से एक ना एक शेड्यूल कास्ट का जरूर हो। आल्सो मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक मेंबर जो सेक्रेटरी होगा टू बी नॉमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट होगा। सो 3 थिंग्स आर देयर, फर्स्ट इज द चेयरपर्सन, सेकंड इज द 5 अदर पर्सन, थर्ड इज द 1 person अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से नॉमिनेट करेगी। एक स्पेशल क्लाउज इसमें बस ये दिया गया है कि जो आपने 5 मेंबर्स अपॉइंट करे हैं उसमें से एक शेड्यूल कास्ट का भी हो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रेस्पेक्टिवली। ओके, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन। नाउ वी कम विद द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। ये वाली जो कमीशन है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। जैसे कि वुमेन और एनएचआरसी आपकी स्टैट्यूटरी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है, ये आर्टिकल 338 में ही इसका प्रोविजंस अवेलेबल है। आर्टिकल 338 तो इसका लॉ यहां से आया। आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड द प्रोविजन दैट देयर शुड बी अ कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट। कौन कौन होंगे? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स। बड़ी सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन हुई, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर्स मेंबर्स, और दे आर द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्लेजर रूल लगता है इसमें, इसको भी थोड़ा साइड में लिख लेना आप कि जितनी भी हमने अपॉइंटमेंट पढ़ी ना, ये प्रेसिडेंट प्लेजर रूल्स के रिगार्डिंग थी। कौन? स्टेट ह्यूमन राइट की नहीं, स्टेट ह्यूमन राइट वाला जो कमीशन थी वो गवर्नर अपॉइंट कर रहे थे, तो गवर्नर प्लेजर रूल लगेगा, बाकी सब में प्रेसिडेंट प्लेजर रूल लगेगा। जब तक प्रेसिडेंट साहब को ये अच्छे लगेंगे तब तक ये रहेंगे, फिर जब प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं इनकी अपनी पोस्ट से। ठीक है, क्या चीज? जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर पर्सन बोल रहे हैं ना सर? हाँ ये रे यहाँ पे लिखो मैंने, फर्स्ट चेयरपर्सन, सेकंड वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर। ठीक है, सो हाँ, तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड हियर एनी टाइम, दैट इज द कॉल्ड प्रेसिडेंट प्लेजर रूल। तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। वो जो उन्हें अपॉइंट करेंगे वो कंप्लीटली अपने अंदर के वारंट के अपॉइंट करेंगे उन्हें। सिंपल इज लाइक दैट, इट्स द प्रेसिडेंट इज द रिक्रूटिंग अथॉरिटी ऑफ देम। ओके, नाउ वी आई थिंक कम विद अवर द लास्ट कमीशन रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब। सो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। ठीक है, आर्टिकल 338 ए में इसका प्रोविजन है और 89th अमेंडमेंट 2003 को ये ऐड करी गई। इससे पहले क्या था? 30 आर्टिकल 338 जो अभी हमने पढ़ा शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग एनसीएससी, उसी में ही हम एनसीएससी के साथ ही हम एनसीएसटी लगा लिया करते थे, लेकिन बाद में हमने कहा कि नहीं भाई इनके लिए हम अलग से बनाएंगे, तो 338 ए में एनसीएसटी एक्ट अलग से बना एनसीएसटी कमीशन। और ये इनफोर्स में आया 19 फेब 2004 को, और 2 कमीशन बन गई अब आपकी, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। और ये भी सिमिलर जैसे पुराने वाले थे उन्हीं की तरह है कि एक चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन, और द ईच मेंबर इज द 3 years, और 3 साल के लिए रहेंगे। इसमें 3 पर्सन अलग से नहीं है, इसमें सिर्फ चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन है 3 साल के लिए। एंड द चेयरपर्सन गिव द रैंक ऑफ द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द वाइस चेयरपर्सन एज द मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। अगर इनकी कोई रैंक पूछे तो
जो चेयरपर्सन होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ट्रीट होंगे, और जो वाइस चेयरपर्सन है वो राज्य मंत्री की तरह ट्रीट होंगे, स्टेट मिनिस्टर्स की तरह ट्रीट होंगे। ठीक है। और जो अदर मेंबर्स होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी, आप बताइए। चेयरपर्सन किसकी तरह सर? चेयरपर्सन आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ट्रीट होंगे, और जो वाइस चेयरपर्सन होंगे वो स्टेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर की तरह ट्रीट होंगे। और जो अदर मेंबर्स होंगे, अगर कोई अदर मेंबर भी रखे जाते हैं तो वो ऐसे ट्रीट होंगे जैसे सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट है। अब ये चीजें लाइन क्यों लिखी गई, इसका मतलब ये है कि उन्हें वो सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे जो इन ऑफिसर्स को और इन रैंक होल्डर्स को मिलेंगे। उन्हें मिनिस्टर नहीं माना जाएगा, लेकिन उनको वो प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है। एंड द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द मार्च 2004। देखो, इनफोर्स में आया 19 फरवरी को और फॉर्म हुआ मार्च 2004 में। ठीक। सो दैट इज द थिंग विच वी डील विद द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दीज आर द स्पेशलाइज्ड कमीशन विच आर कंप्लीटली डील विद द इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स। हम अपने सारे ह्यूमन राइट्स को कैसे बचाएंगे उसके लिए हमने सारे कमीशंस बनाए। सबके पास सिमिलर पावर एंड फंक्शंस हैं। पावर एंड फंक्शंस का क्वेश्चन इजीली रेक्टिफाई भी हो जाता है, जैसे कोई पावर दे दी और पूछा है कौन सी कमीशन का, तो पता पड़ जाएगा। अगर वो पावर माइनॉरिटी के लिए यूज हो रही तो भैया माइनॉरिटी कमीशन है, वुमेन के लिए यूज हो तो वुमेन कमीशन है। जिसमें कहीं वुमेन रिजर्वेशन की बात अगर कोई कमीशन उठा रहा है तो और नन ऑब्वियस है कि वो वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होगा। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर कोई कमीशन वुमेन रिजर्वेशन और वो SC ST वुमेन्स वेलफेयर के लिए उठा रहा है तो भी वो वुमेन कमीशन है, जहां वो क्लियर हो जाए। देखो, जहां वो कह रहा है कि मैं SC कास्ट की वुमेन्स के लिए बात करूंगा, तो मेन उसका पर्पस SC कास्ट नहीं है, वुमेन है। और जहां मैं कहूं मैं शेड्यूल कास्ट के लिए बात करूं तो मेरे दिमाग में फिर ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन पॉलिसी, शेड्यूल कास्ट के लिए इकोनॉमिक एड, वो बात है। अगर मैं कहूं कि महिलाओं को, अब चाहे मैं कहूं गरीब महिलाओं के लिए, चाहे मैं कहूं SC वाली महिलाओं के लिए, चाहे मैं कहूं ST वाली महिलाओं के लिए, तो मैंने जो अपने माइंड मैपिंग करे कि वो महिलाओं के लिए करेगी, तो इसका मतलब मैं महिला वाली कमीशन से फॉर्म करता हूं। अगर मैं कहूं कि ह्यूमन राइट की बात हो रही है कि SC STs के ह्यूमन राइट का इन्फ्रिंजमेंट ना हो रहा हो, तो भैया वो फिर ह्यूमन राइट की बात कर रहा है। इस चीज में आप क्लियर है ना। मेजर बात हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। अगर मैं कहूं SC के वेलफेयर की बात हो रही है तो वुमेन कमीशन, सॉरी शेड्यूल कास्ट कमीशन हो गया। अगर मैं कहूं कि SC ST के ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन राइट है, SC ST नहीं है। बस मैंने ह्यूमन राइट की इन्फोर्समेंट के लिए लोगों में बंटवारा कर दिया कि जनरल है, कोई SC है, कोई ST है, कोई फीमेल है, लेकिन बचा मैं किसको चाहता हूँ, ह्यूमन राइट को। वहीं अगर मैं कहूँ कि मुझे वुमेन बचानी है, कभी मैं SC की वुमेन को बचाता हूँ, कभी ST की वुमेन्स के राइट्स को बचाता हूँ, कभी जनरल की बात, लेकिन मेजर कंसेप्ट मेरा वुमेन है, वुमेन सेफ गार्ड। तो बी क्लियर विद दैट, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उस पर पॉइंट आउट करें। ठीक है, चलो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन। दैट इज द completion of our environment law and human right. Okay.